नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक सत्र में। दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे हैं आपसे इस सत्र में भारतीय आधुनिक चिकित्सा पद्धति का इतिहास का विकास क्रम। क्या इसका इतिहास है, इसी पर हम चर्चा करें। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि हमारी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है ये आपके मिस्र में कैसे प्रफुल्लित हुआ, विकसित हुआ, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम ये आलेख पढ़ेंगे आपके सामने। मध्यकाल में चिकित्सा का विकास, जो कि 200 से 1500 ईस्वी तक के बीच की है। तो 200 से 1500 ईस्वी तक, यानी कि पहले ईसा पूर्व की बातें थी, अब मैं ईस्वी की बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या है कि रोम साम्राज्य के उत्थान और पतन के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा की परंपरा लंबे समय तक चर्च और पादरियों के अधिकार में चली गई। निराश्रित पीड़ित लोग भारी संख्या में आकर चर्च में पादरियों के यहाँ आश्रय पाते थे और रोग मुक्ति के लिए विश्राम करते थे। चिकित्सा क्रिया जानने वाले संतों में प्रमुख थे सेंट ल्यूक, सेंट कास्मस और डामियन। उस समय चिकित्सा पद्धति मस्जिद, पादरी यानी कि गिरजाघरों में जो मंदिर होते थे वहीं ही लोग उन्हीं के पास जाते थे इलाज कराने, और वो भर्ती करते थे, रखते थे और इलाज करते थे। 7वीं शताब्दी में इस्लामिक संस्कृति का उदय हुआ और तत्काल ही पूरे मध्य एशिया में ग्रीक एवं लैटिन चिकित्सा पुस्तकों का अनुवाद अरबी भाषा में होने लगा। इस काल में तेहरान, पर्सिया का निवासी रहेजस, जो कि 923 ईस्वी में, और फराज बिन सलीम की लिखी हुई किताब अल हवाई प्रमुख है। अल हवाई, जो कि ग्रीक अरब चिकित्सा पद्धति का विश्वकोश मानी जाती है। एविसेना और आइजक जियोडियस इस ने मिलीजुली संस्कृति में वैज्ञानिक चिकित्सा शिक्षा को पुस्तक के रूप में लिखकर प्रसारित किया। आइबोरियन उपमहाद्वीप में थोड़े समय बाद ही इस्लाम धर्म का प्रभाव समाप्त होने लगा और 8वीं शताब्दी के बाद ही लैटिन की उपभाषा स्पेनिश विकसित हुई। इन अनुवादों और पुस्तकों का प्रभाव यूरोप में तत्कालीन 12वीं से 13वीं शताब्दी पर पड़ा। समूची चिकित्सा पद्धति का अध्ययन मात्र पुस्तकों पर आधारित रहा और प्रायोगिक शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं बन पाई। इटली के बोलोना में 1156 ईस्वी में विश्वविद्यालय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा में वनस्पति शास्त्र और भौतिक शास्त्र का समावेश नहीं हुआ था। फिर भी शरीर रचना और शरीर क्रिया के अध्ययन के लिए शवछेदन यानी कि डिसेक्शन की प्रक्रिया आवश्यक थी। इस प्रकार बोलोना में शल्य शिक्षा व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ हुई। इस काल में सैलिसिटों के विलियम, सर्बिया के विशेष थियोजोरिक और फ्लोरेंस के थेडियस थे। सर्बिया के बिशप थियोजोरिक और फ्लोरेंस के थेडियस थे, जिन्होंने शल्य की तकनीकी का विकास किया, मवाद के बाहर निकालने के बारे में लिखा। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में बोलोना में फ्रांस हेनरी डी मॉडे विकले का आगमन हुआ, जिसने बोलोना के चिकित्सा पुस्तकों का अनुवाद फ्रेंच भाषा में किया। इस प्रकार फ्रांसीसी लोग रोम से शल्य चिकित्सा को लाने वाले पहले लोग हुए। 14वीं शताब्दी में चिकित्सा शास्त्र में वैज्ञानिक मूल्यों का पुनः स्थापित करने का सारा श्रेय उन वैज्ञानिकों को जाता है जो वैज्ञानिक के साथ साथ चित्रकार, साहित्यकार एवं विचारक थे। इस परंपरा में सबसे पहले लियोनार्दो दा विंची ने गैलन की मान्यताओं को पुनः परखा और भिन्न भिन्न जीवों पर इसके प्रयोग किए। उन्होंने फेफड़े और हृदय की रक्त शिराओं और धमनियों का नामकरण किया। चित्रों को प्रदर्शित करके उन्होंने इस क्रिया को समझाया और हृदय के कपाटों की रचना का रहस्य खोला। फेफड़े और हृदय मिलकर मस्तिष्क में हवा भरते हैं। गैलन ने इस मान्यता को समाप्त किया और हृदय से अलग मस्तिष्क को जानने वाली रक्त वाहिनियों को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया। ब्रुसेल्स के वैसिलियस, जो कि 1514 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी तक रहे, ने चिकित्सा और कला में सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए मांसपेशियों की क्रिया, मस्तिष्क के अंदर की बनावट, तंत्रिकाओं और रक्तवाहिनियों के अलग अलग भागों को चित्र द्वारा बनाकर समझाने का प्रयास किया। अपने अथक परिश्रम और प्रतिभा के बल पर बेसिलियस पादुआ में शरीर रचना और शल्य क्रिया के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसी काल में यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी विकसित हुई
जो कि 1000 वर्ष पूर्व भारत में पूर्ण विकसित हो चुकी थी। इस बारे में एक किंवदंती है, अब पता नहीं सत्य है कि क्या है, कि सबसे पहले भारत में जो प्लास्टिक सर्जरी यानी सर्जरी का जो सबसे पहला ये किया वो शिव किए थे, और अपने पुत्र का गर्दन में हाथी वगैरह जोड़ करके, दूसरा अपने ससुर के शरीर में जो प्रजापति दक्ष थे उनके ससुर, उनमें बकरी का सिर लगाया था। इस प्रकार की कुछ मीमांसाएं कल्पनाएं आती हैं, लेकिन उस समय प्लास्टिक सर्जरी भारत में पूर्ण विकसित था, जो कि यूरोप लगभग इसी काल में, जिस काल की मैं चर्चा कर रहा हूं, प्लास्टिक सर्जरी विकसित हुई थी। और फिलिप बाम्बस्ट वाला हैनहीम, जिनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ 1493 से 1541 ईस्वी, वे ही आगे चलकर थियोफ्रास्टस पैरासेलस के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे बासल यानी स्विट्जरलैंड में चिकित्सा शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। पैरासेलस ने ही सर्वप्रथम सल्फर यानी कि गंधक और पारे का प्रयोग औषधि के रूप में किया। इस काल में ग्रीक साहित्य का प्रचुर मात्रा में लैटिन में अनुवाद हुआ, और 16वीं सदी के 1518 ईस्वी में थॉमस लिनाकरे द्वारा रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन का स्थापना लंदन में की गई। बता दें कि जिस समय उन्होंने पारा के बारे में चर्चा किया था, उस समय इंडिया में लगभग बहुत सारे खनिज पदार्थों का उपयोग लोग लगातार कर रहे थे, और इसकी चर्चा हिपोक्रेटस, मैंने पिछली बार कहा कि हिपोक्रेटस के इसमें सुश्रुत के कार्य प्रणाली की, चिकित्सा प्रणाली की बहुत ज्यादा चर्चा उनकी किताबों में देखी गई है। आगे हम सारे बिंदु पर आपसे रूबरू होते रहेंगे। इसमें क्या है कि रोगों के संक्रमण और संक्रामक रोगों का सर्वप्रथम विचार इसी काल में फ्रैकास्टोरो द्वारा प्रतिपादित किया गया। 1546 ईस्वी में फ्रैकास्टोरो ने संक्रामक रोग और संक्रमण के बारे में तार्किक पक्ष प्रस्तुत किए और सूक्ष्म जीवों की संभावनाओं की व्याख्या की, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में स्पर्श या वायु द्वारा फैल सकते हैं। फ्रेंच वैज्ञानिक गिलाम डी वैलो 1538 से 1616 ईस्वी तक हो रहे हैं द्वारा हिपोक्रेटिक विचारधारा वाले संक्रामक रोगों की संक्रामकता की चेतना का इसी काल में उदय हुआ, और खुजली वाले कीड़ों द्वारा टाइफस रोग के संक्रमण के बारे में भी तथ्य इकट्ठे किए गए। डी बैलो ने इसी काल में काली खांसी, गठिया और जोड़ों के दर्द का अंतर बताया, जो कि इसके पूर्व हिपोक्रेट्स द्वारा स्थापित किया जा चुका था। रोग के लक्षणों के आधार पर उसके अति प्रभाव की वैज्ञानिक विवेचना सर्वप्रथम लंदन में थॉमस साइडेनहैम, जो कि 1624 से लेकर के 1689 ईस्वी तक रहे, ने की। अपने परीक्षण और विश्लेषण की कला के कारण ही उन्हें उस काल में अंग्रेजों का हिपोक्रेट्स कहा गया। भौतिक और रासायनिक विज्ञान के आधार पर रोगों को समझने की प्रक्रिया में जियोर्डानो ब्रूनो, कुपरनिकस, गिलबर्ट केपलर और गैलीलियो प्रमुख हैं, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र को एक सूत्र में पिरोकर एक सार्वभौमिक शोध की परंपरा का सूत्रपात किया। गैलीलियो के प्रकाश और लेंस के समायोजन की कला ने माइक्रोस्कोप के अन्वेषण की नींव डाली। 1636 ईस्वी में सैनिटोहियो ने रक्तवाहिनियों की नारी के रूप में परिभाषित करके उसे रेखांकित करने का यंत्र आविष्कार किया। गैलीलियो द्वारा अध्ययन किए गए पारे के गुण को सेक्टोरियस ने नैदानिकीय थर्मामीटर में बदलकर तापक्रम की नापने का कार्य भी प्रारंभ किया। श्वसन और इसके अंतर्गत होने वाले ऊर्जा के क्षय का भी अध्ययन सेक्टोरियस ने अपने आप को एक डिब्बे में बंद करके ऊर्जा क्षरण और उत्पन्न होने की विधि का अध्ययन किया। इससे आधुनिक चपाचपय यानी कि मेटाबॉलिज्म की नींव पड़ी। 17वीं शताब्दी में ही अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम हार्वे 1578 से लेकर के 1657 ईस्वी तक जो धरती पर रहे, ने आधुनिक हृदय पर व्याख्या की। माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके भ्रूण विज्ञान और जीवन के विकास में किया गया तथा रक्त में श्वेत एवं लाल रुधिर कणों के बारे में भी लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप के आधार पर चित्र बनाकर दर्शाया। प्रत्येक अंगों के सूक्ष्म विवेचन से वैज्ञानिकों की ढेर सारी भ्रांतियां जाती रही। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल, जो कि 1626 से 1691 ईस्वी तक रहे, ने वायु का जीव के श्वसन की आवश्यकता के रूप में आविष्कार किया और जॉन मेयो के माध्यम से श्वसन में ऑक्सीजन की संभावनाओं पर विचार किया।
जासे ब्लैक जो कि 1728 से लेकर के 1799 ईस्वी तक हुए हैं, ने आगे चलकर जल, पानी और ऑक्सीजन के वर्तमान रासायनिक सूत्रों की व्याख्या की। और प्रिस्टल ने इसी बीच, जो कि प्रिस्टल साहब 1733 से लेकर 1804 ईस्वी में वायु की प्रकृति को समझकर हाइड्रोजन गैसों का भी आविष्कार किया। 17वीं शताब्दी के मध्य में स्टीफन हल्स, जो कि स्टीफन हॉल साहब 1677 से लेकर के 1761 ईस्वी तक रहे, जब रक्त की श्यामता का अध्ययन करते समय घोड़े की गले की रक्तवाहिनी का अध्ययन कर रहे थे, तब रक्त के प्रवाह से चमत्कृत होकर उन्होंने रक्तचाप नापने का यंत्र बनाया, जो आगे चलकर पारे की तुलनात्मक रूप में मापा जाने लगा। बोलोना में गुली गैलवानी साहब 1736 ईस्वी से लेकर 1798 ईस्वी तक रहे, ने मेढक की तंत्रिका में प्रवाहित होने वाले विद्युत तरंगों का पता लगाया और तंत्रिका को उद्दीप्त करके मांसपेशियों में गति स्थापित करने की विधि का आविष्कार किया। अब मैं आपसे 1700 के बाद की बात करूंगा अगले कड़ी में। इतना ही भारतीय आधुनिक चिकित्सा पद्धति का इतिहास मैं कोशिश कर रहा हूं कि छोटी मोटी जो जानकारियां हैं आपके बीच रखूं। वैसे मैं तमाम चिकित्सा पद्धति के बारे में अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों तक बातें रखने की कोशिश करूंगा, पहुंचाने की कोशिश करूंगा सभी के बारे में। सभी चिकित्सा कर्मियों में कहीं ना कहीं जैसे सामाजिक विषमता है, वैसे कुछ विषमताएं आती है। एक दूसरे के बारे में दोषारोपण, एक दूसरे के बारे में कमी निकालने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि चिकित्सा शास्त्र एक मिशन है, जिसका उद्देश्य हर हाल में समाज के अंतिम व्यक्तियों तक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना और रोगों का निदान करना है। मतांतर रखने की मुझे नहीं लगता है कहीं जरूरत है, लेकिन हाँ बिल्कुल ये चीज है कि जानकारी सबों के बारे में रखी जाए। अगर मुझे किसी व्यक्ति के बारे में, मान लीजिए कि थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, अमुक आदमी गलत है, मान लेते हैं किसी के बारे में, बिना जाने हुए किसी के बारे में गलत कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वहां गलती हमसे भी होती है। क्योंकि किसी आदमी के बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में जाने, तब उसकी कमी हर इंसान में होती है या ज्यादातर, उसका हम चर्चा करें। ज्यादातर लोगों में ऐसा देखते हैं, होम्योपैथ वाले बोलेंगे एलोपैथ वाले का कुछ होता है, मैं ये दवा दे दूंगा ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद वाले आपको दूसरे की शिकायत करते मिलेंगे। आधुनिक चिकित्सा पद्धति वाले, अब चूंकि एलोपैथ यूज नहीं करते हैं, एलोपैथ एक लेमन टर्म है, वैसे एलोपैथ विपरीत चिकित्सा प्रणाली जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति के रूप में है। ये लोग भी दूसरे पद्धतियों का अक्सर दकियानूशी करते या मिनमेक निकालते नजर आते हैं। मुझे लगता है सब लोग मिलकर के अगर इकट्ठा होकर के सारे, जैसे हिपोक्रेट साहब ने सबों को इकट्ठा करके एक शास्त्र बनाने की कोशिश की, सारे ज्ञानों को एक जगह, सारे पहले नुस्खा वर्ड यूज होता था, हम आगे चर्चा करेंगे आपसे, वो सबको इकट्ठा किया। अगर हम लोग करें तो शायद मेडिकल साइंस में कहीं भी विषमता नहीं रह जाएगी और मानव का ज्यादातर कल्याण हो पाएगा। तो या अन्य जीवों का भी जो धरती पर रह रहे हैं, पूर्वजों ने कहा है 84 लाख योनियां हैं, यद्यपि लगता है 1.25 लाख खोजी ली गई है। तो उसी बीच क्या है कि हम कहीं ना कहीं उसका ज्यादातर निदान कर पाएंगे, समाज की सेवा कर पाएंगे। तो आज इस कड़ी में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। हम आपसे 2-3 पार्ट में सेक्शन को लेकर के जा रहे हैं और आप लोग देखें और अपना प्यार बनाए रखें। देखते रहिए डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो, और फिलहाल दीजिए अपने प्यारे दोस्त और होस्ट डॉक्टर राजा बाबू को अलविदा। नमस्कार।